नमस्कार दोस्तों, एनआर के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक प्रभाग। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉप 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे संबंधित इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंध्यन का गार का दक्षिणी भाग है। इसका ऑप्शन है रीवा का पठार, मालवा का पठार, भांडेर का पठार, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी होगा भांडेर का पठार। जी हाँ, भांडेर का पठार जो है विंध्यन का गार का दक्षिणी भाग है। तो भांडेर के पठार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ पठार है, जो मध्य भारत के विंध्यन रेंज जो है विंध्य रेंज का हिस्सा है दोस्तों। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी हाँ, बुरहानपुर का बात हुई तो इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ शहर है, ताप्ती नदी किनारे है। एंड ये जो इतिहास की बात करें तो जो खानदेश की राजधानी थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। इसे गेटवे टू सदर्न इंडिया भी कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। माफ करना दोस्तों, इसमें चूंकि ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है तो इसके ऑप्शंस को ही देख लेते हैं। इनसे संबंधित फैक्ट जो मैं बता दूंगा, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा दोस्तों। तो इसके आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में बोला गया है। तो इससे संबंधित आप मैं फैक्ट बता देना चाहूँगा। धूपगढ़ एंड जो चौरागढ़ हैं, ये दोनों कहाँ पे हैं? पचमढ़ी में है दोस्तों, पचमढ़ी में स्थित है। एंड अमरकंटक आप सभी को अवगत होगा। और जो सद्भावना शिखर है वह दमोह जिले में स्थित है, दमोह जिले में स्थित है। और विंध्याचल की सबसे बड़ी शिखर यही है दोस्तों, विंध्याचल की। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इनकी ऊंचाई के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो धूपगढ़ चोटी है वह 1350 मीटर ऊंची है, और जो चौरागढ़ है वह 1326 मीटर ऊंची है, और जो अमरकंटक चोटी है वह 1067 मीटर ऊंची है, और जो सद्भावना शिखर की ऊंचाई है वह है 752 मीटर। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका जो यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पहला हो जाएगा धूपगढ़, दूसरा हो जाएगा चौरागढ़, एंड तीसरा हो जाएगा अमरकंटक, एंड चौथा हो जाएगा सद्भावना शिखर। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। जी हाँ, जबलपुर। ये क्वेश्चन पुराने एमपीपीएससी में आ चुका है दोस्तों, तो इसको आप नोट कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। यदि हम ऑप्शन की बात करें तो इसका जो निकटतम दूसरा होगा, दूसरा बिंदु, ये कटनी हो सकता है दोस्तों। पहला जबलपुर होगा एंड दूसरा कटनी हो सकता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे निकटतम इन ऑप्शन की बात करें तो ये पहला ये जबलपुर होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जी हाँ, वैसे तो एमपीपीएससी या फिर एमपी लेवल के जो भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, तो वो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि अक्षांशीय देशांतर, लेकिन फिर भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। 21.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26.87 उत्तरी अक्षांश के बीच जो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब इसके देशांतर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके देशांतर की जो सीमा है वो 74.9 से 82.48 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 8, 9, 11 एंड 10। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 9,
जी हाँ, 9 प्रभागों में बांटा गया है। तो इसके ऑप्शन 9 जो 9 है उसके बारे में हम जान लेते हैं 9 कैसे कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्रों को तो पहले 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। 3 भाग हैं, मध्य उच्च प्रदेश एंड सतपुड़ा मेकल श्रेणी एंड जो थर्ड है वो पूर्वी पठार है। इसके अंतर्गत जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंतर्गत और भी आते हैं दोस्तों। तो अगला, चूंकि यहाँ पे जगह की कमी है तो यहाँ फिर से देख लेते हैं। जो मध्य उच्च प्रदेश है इसके अंतर्गत आते हैं 5 भाग। 5 भाग आते हैं। पहला होगा मध्य भारत का पठार, है ना। दूसरा होगा बुंदेलखंड का पठार एंड तीसरा होगा मालवा का पठार एंड चौथा होगा रीवा पन्ना का पठार एंड 5वां होगा नर्मदा सोन घाटी। ये 5 हो गए दोस्तों। अब उसके अंतर्गत अब दूसरा हम बात किए थे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। जी हाँ, सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं 3 पठार। पहला हो जाता है राजपीपला का पठार, यानी 5 पहले बात कर चुके थे, 6वां मानेंगे। राजपीपला का पठार एंड मध्य श्रेणी होता है एंड आखिरी में मेकल श्रेणी। तो कुल मिला के 5 3 8 हो गए दोस्तों। एंड आखिरी में हम बात किए थे पूर्वी पठार। जो पूर्वी पठार है इसके अंतर्गत बघेलखंड का पठार आता है दोस्तों, बघेलखंड का पठार। तो ये चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। कुल मिला के 9 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये चीज आप नोट कीजिएगा दोस्तों, सब अपने आप में एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना, पिपलौदा के पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, गुना, सीधी, रतलाम एंड रायसेन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, रतलाम। जी हाँ, जो ये रियासतें थी जौरा, सैलाना, पिपलौदा, ये रतलाम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है? जो अवंती महाजनपद है, यानी अवंती महाजनपद मतलब उज्जैन को कहा गया है, उज्जैन को कहा गया है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन में देख लेते हैं, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। तो ये जो मालवा क्षेत्र है वो उज्जैन और मालवा क्षेत्र, उज्जैन जो है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1948 से 1956 तक मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। जी हाँ, जो मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी जब मध्य प्रदेश की जो वर्तमान संरचना है 1 नवंबर 1956 से पहले की, तो उसमें मध्य भारत के अंतर्गत इंदौर आता था। इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो इंदौर थी एंड जो शीतकालीन राजधानी थी वो ग्वालियर थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। ये सिलसिला जो है वो 1 नवंबर 1956 के बाद बंद हो गया दोस्तों। तो इससे पहले ये जो राजधानी थी मध्य भारत की, ये चीज़ आप नोट करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीमच जिला किस अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, राजस्थान व गुजरात, केवल राजस्थान, राजस्थान व उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, केवल राजस्थान। जी हाँ, जो नीमच जिला है केवल राजस्थान को टच करता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिम, सॉरी, जो नीमच के उत्तरी पश्चिम है, नीमच के उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है दोस्तों। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार में इनमें से कौन सा जिला स्थित है? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, होशंगाबाद, भोपाल, शिवपुरी, सांची। तो ऑप्शन को हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। जी हाँ, बुंदेलखंड के पठार में शिवपुरी का कुछ हिस्सा, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो शिवपुरी जिला है वह एक्चुअल में मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है, मध्य भारत का पठार। लेकिन शिवपुरी का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भाग है, वह बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है।
तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो ये जैसे बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत हम जिलों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ज़िले आते हैं। और जो टीकमगढ़ है, छतरपुर है, दतिया, ग्वालियर एंड शिवपुरी। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परसिली रिसोर्ट कौन से जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। जी हाँ, सीधी। सीधी में जो परसिली रिसोर्ट है वो सीधी जिले में स्थित है। तो इसके बारे में बता देना चाहूँगा कि जो संजय डुबरी नेशनल पार्क है, संजय डुबरी नेशनल पार्क से संबंधित है ये परसिली रिसोर्ट। उससे लगभग पास ही में है दोस्तों, 10 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस होगा। तो जहाँ पे जो संजय डुबरी है, यहाँ पे जंगल सफारी सुविधा भी उपलब्ध है, जंगल सफारी है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन से हम दो क्वेश्चन को भी जान गए कि जो संजय डुबरी नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है, सीधी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है। ऑप्शन है मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा। जी हाँ, आप सभी को अवगत होगा कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा ऑप्शन नंबर बी, ये मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। मध्य नहीं समझना चाहिए, उत्तरी भाग से गुजरती है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले आते हैं दोस्तों। और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कुल 8 राज्य कर्क रेखा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो 8 राज्यों की बात कर लें, सबसे पहला राज्य है गुजरात, सीक्वेंस में बात करेंगे दोस्तों। सेकंड है एमपी एंड राजस्थान भी है। मध्य प्रदेश हमने नोट कर लिया। सीजी, झारखंड, पश्चिम बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। हम जिलों की बात कर लें, क्योंकि मैं एक एक को लिखूंगा तो टाइम बहुत लगेगा दोस्तों, मैं ऐसे ही बता दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा दोस्तों। 14 जिले एंड 8 राज्य जो कर्क रेखा में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है। इनमें से जिलों का नाम बताना है दोस्तों, खालिस्तान में भरना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। जी हाँ, इंदौर के जो चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ, विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी मैंने पूर्व के क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है कि जो गुडविल चोटी है वह विंध्य रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसको सद्भावना चोटी भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई हमने बता दिया है 752 मीटर की ऊंचाई है। इसे एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा, कलुमार या कालुम्बे शिखर के रूप में भी जाना जाता है, जो दमोह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वह जिला जो परित्यक्त शहर या अबंडेंट सिटी कहा जाता है। इनमें ऑप्शन में देखते हैं मुरैना, धार, मांडू एंड रीवा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो परित्यक्त शहर है या अबंडेंट सिटी है, ये किसको कहते हैं? ये ऐसा हिस्टोरिकल जो शहर होता है या सिटी होता है जो बहुत सारे रहस्यों से संबंधित होता है, जहाँ पे बहुत सारे रहस्य होते हैं जो आज तक सुलझाया नहीं गया है। तो ऐसे शहरों को बोलते हैं, और जो खूबसूरत भी होते हैं, अपने एक स्थलाकृति के बारे में, या फिर कोई ऐसी खूबी होती है उसमें जो पर्यटन को आकर्षित करते हों, तो ऐसे शहर को कहा गया है। तो ऑप्शंस के अनुसार हम जानते हैं, ये इसके अनुसार ये मांडू जो होगा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, वो इसके अंतर्गत ऑप्शन में फिट होगा, क्योंकि मांडू इस टाइप के शहर में इसको नॉमिनेट किया गया है। तो ये जब याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जी हाँ, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है
सिगार चोटी, जी हाँ, मालवा की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है 881 मीटर। जी हाँ, 881 मीटर है मालवा की जो सिगार चोटी है, जो महू में स्थित है। महू कहाँ है? इंदौर में, इंदौर में है ना। दूसरी बड़ी चोटी है वो जानापाव की चोटी है, इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। तीसरी चोटी घजरी चोटी है, घजरी चोटी है, इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। इस चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रंथों में सीहोर जिले का उल्लेख किस नाम से हुआ है? जी हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं दोस्तों, क्योंकि पुराने नाम जो हैं जैसे सांची का नाम पूछ लिया था एमपीपीएससी में एक बार पहले, तो इसी टाइप के सीहोर जिले का जो पुराना नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इस ऑप्शंस की देखें, नलपुर, दुर्गपुर, भोपालपुर, तो इन ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो हम ये जान लेते हैं कि सीहोर का पुराना नाम क्या है। तो सीहोर का पुराना नाम जो है उसको सीधापुर कहा गया था दोस्तों, इसका नाम सीधापुर है। बहुत से दोस्तों को ये चीज़ नहीं पता होगा, आप नोट जरूर कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो अवंती महाजनपद यानी उज्जैन अवंती के अंतर्गत आता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किस पर्वतमाला में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, विंध्य पर्वतमाला। जी हाँ, विंध्य पर्वतमाला के अंतर्गत बांधवगढ़ स्थित है, जो उमरिया में है, उमरिया में है, और जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस चीज आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गैंगेटिक मैदान आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, ग्वालियर। जी हाँ, ग्वालियर जो है इंडो गैंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्वालियर का पुराना नाम क्या था? जी हाँ, एक और पुराना नाम संबंधी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख ले, सॉरी, ऑप्शन देख लेते हैं, गोपगिरी, रेवांचल, गीतांजलि एंड ग्वाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, गोपगिरी। जी हाँ, जो गोपगिरी है ग्वालियर का पुराना नाम है। ये जो नाम पड़ा है ये गोपांचल पर्वत जो है उस पे पड़ा है दोस्तों, गोपगिरी। इससे आप याद रखेंगे। ये जो पर्वत है ये जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ पे बहुत सारी जैन मूर्तियां स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है दोस्तों। ये चीज आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक माध्याह्न यहां से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भोपाल, उज्जैन, सागर, सिंगरौली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों, सिंगरौली। जी हाँ, सिंगरौली से जो 82.5 जो भारत का मानक समय इलाहाबाद का है, ये डिग्री है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर, जी हाँ, एकमात्र है सिंगरौली, सिंगरौली होकर गुजरता है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, मध्य भारत का पठार। इसका विस्तार भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिलों में स्थित है दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। चंबल घाटी जो भौतिक विभाग है ये मध्य भारत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो राज्य पुनर्गठन आयोग, मध्य प्रदेश का नहीं, वो देश के लिए बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुशंसा पर जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों।
जो पुनर्गठन आयोग जो बना था, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और गठित कब किया गया था दोस्तों? ये 1953 में गठित किया गया था और इसकी रिपोर्ट 1956 में आया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके अन्य सदस्य के बारे में जान लेते हैं। इसके अन्य सदस्य हैं हृदयलाल कुंजरू, KM पडिक्कर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों हमारे चैनल को, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम डेली लेकर आएंगे जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।